नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास से बेटा हमने व्यतिकरण का के लिए यानी का द्विस्लिट प्रयोग कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने व्यतिकरण की घटना के लिए यानी का द्विस्लिट प्रयोग जो था वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम बात करेंगे व्यतिकरण की गणितीय विवेचना की। ठीक है ना, गणितीय रूप से हम इसको समझेंगे कि कब हमारा समकोषी व्यतिकरण, कब हमारी जो फ्रिंज है वो चमकीली होगी और कब हमारी काली फ्रिंज मिलेगी। ठीक है ना, पर्दे पे वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरंग के समीकरण हम लेंगे जो जिनकी आवर्ती समान होगी, आयाम लगभग समान होगा और दोनों एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पे संचरित होंगी, अध्यारोपित होंगी। अध्यारोपण के बाद जो परिणामी तरंग का आयाम होगा वो ज्ञात करेंगे। परिणाम तरंग के विस्थापन के समीकरण ज्ञात करके उसका आयाम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, अधिकतम आयाम कितना होगा, न्यूनतम किस स्थिति में होगी, तीव्रता की बात करेंगे। ये सब चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरंगें होंगी। माना दो समान आवर्ती समान रखनी है, व्यतिकरण के लिए कंडीशन थी। ठीक है ना, कि जो अध्यारोपित तरंगे उनकी आवर्ती समान होनी चाहिए। दो समान आवर्ती व लगभग समान आयाम की तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित हैं। इनकी व्यापक समीकरण, तरंगों की व्यापक समीकरण, निम्न है। जो पहली तरंग है उसकी व्यापक समीकरण हमने लिखी y1। पहली तरंग की समीकरण, y1, उसके विस्थापन को हमने निर्देशित किया। विस्थापन की समीकरण लिखते हैं एक्चुअल में y1 x, t भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या y1 भी लिख सकते हैं। आयाम उसका मान लिया a1 sin kx - ओमेगा t। समीकरण संख्या 1 हम तरंग समीकरण लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। y1 विस्थापन है तरंग का, a1 उसका अधिकतम आयाम है, k तरंग संचरण नियतांक है, ओमेगा कोणीय आवर्ती, x आपका विस्थापन है। ठीक है ना, कौन सी दिशा में संचरित हो रही है, दिशा है, और t समय है। जो दूसरी तरंग है उसमें जो पथांतर है वो डेल्टा x है, मतलब दोनों आगे पीछे चल रही है, एक ही दिशा में संचरित हो रही है। एक के लिए विस्थापन x तो दूसरी का x प्लस डेल्टा x कर लेंगे, मतलब उस दोनों के बीच पथांतर जो है वो डेल्टा x है। दूसरी तरंग की समीकरण ध्यान से देखो, मैंने उसको लिखा y2, विस्थापन को y2 से निर्देशित किया बेटा। समीकरण होगी a2 sin k, x की जगह लिखा मैंने x प्लस डेल्टा x। x की जगह क्या लिख दिया, x प्लस डेल्टा x। दोनों के मध्य जो पथांतर है बेटा वो डेल्टा x है। दोनों तरंगों के बीच जो पथांतर है, पथ का अंतर, वो डेल्टा x ले लिया हमने, कि एक पीछे चल रही है दूसरी आगे चल रही है, उन दोनों के बीच जो पथ का अंतर है वो डेल्टा x है। ठीक है, तो पथांतर है तो कलांतर भी होगा। हमने एक संबंध लिखा था, उसको हम कंप्लीट करेंगे, माइनस ओमेगा t। अब देखो k को अंदर गुणा करो तो y2 आपके पास समीकरण आ गई a2 sin kx माइनस ओमेगा t प्लस k डेल्टा x। मैंने k को अंदर गुणा किया, x से भी हुआ डेल्टा x से भी हुआ, तो kx तो आपने यहां लिख दिया और k डेल्टा x आपने यहां लिख दिया, ओमेगा t एज इट इज। तो kx माइनस ओमेगा t ये था, और ये k डेल्टा x आपका पथांतर हुआ एक तरह से। डेल्टा x पथांतर है, k डेल्टा x को अपन बोलेंगे कलांतर। सॉरी, पथांतर और कलांतर के मध्य हमने संबंध लिखा था लास्ट क्लास में, कलांतर इक्वल्स टू k इनटू पथांतर। तो k आपका तरंग संचरण नियतांक और पथांतर डेल्टा x। तो k डेल्टा x क्या हो गया, डेल्टा फाई है, जिसको फाई से निर्देशित करते हैं। चूंकि k डेल्टा x बराबर फाई, और फाई आपका हो गया कलांतर, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर। तो y2 आपकी जो समीकरण है वो हो गई
a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। समीकरण संख्या 2। दोनों के मध्य जो कलांतर है, कला का अंतर है, वो फाई आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं थी आपको इतना करना। आपको ये पता होना चाहिए कि जो तरंगें अध्यारोपित हो रही है माध्यम के किस बिंदु पे, उनके मध्य कलांतर कितने का है, फाई का। इनके मध्य कलांतर कितने का है, फाई का। देखो कोणीय आवर्ती ओमेगा इसमें और ओमेगा भी इसमें है, इसका मतलब आवर्ती समान है। आयाम इसमें आपने a1 लिया, इसमें a2 लिया है, लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है, a1 बड़ा होगा a2 से, ऐसा मान के चल रही है। अब देखो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, दोनों तरंगों की जो परिणामी है, अध्यारोपण के बाद जो परिणामी तरंग होगी उसकी विस्थापन की समीकरण इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगी। तो हम उसको लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग की समीकरण y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2, y1 और y2 के दोनों मान यहां रख लो। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रख लो तो y कितना हो गया, y1 a1 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस y2 का मान a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। देखो ये समीकरण आ गया। अब इसको थोड़ा आगे और करना है। पहली जो समीकरण, पहला जो मान है उसको तो ऐसे कैसे रखा, a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, इसको तो ऐसे कैसे रखा, प्लस a2, यहां sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको तो a मान लेंगे kx माइनस ओमेगा टी को, और b को क्या मान लेंगे, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। चूंकि आप ब्रैकेट में लिख लो इधर सूत्र, sin a प्लस b, इस सूत्र मैथ वालों को तो आता है, बायो वाले किसी के sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। एक की जगह अपने पास बैठा है kx माइनस ओमेगा टी, b की जगह 5, तो सूत्र क्या हो जाएगा, sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस cos 5 प्लस cos kx माइनस ओमेगा टी इंटू sin 5, यही होगा। अब देखो उसके बाद a2 को अंदर गुणा कर लेंगे, और फिर देखो sin kx माइनस ओमेगा टी इस वाले टर्म में से कॉमन आ जाएगी, a2 को अंदर गुणा भी कर लेंगे और कॉमन भी ले लेते हैं। तो देखो y की समीकरण आ गई आपके पास, यहां तो कॉमन लेने के बाद a1 बचेगा, प्लस यहां a2 को जब अंदर गुणा करोगे तो इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा, जब इसके साथ गुणा होगा sin kx माइनस ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो a2 cos 5 बचेगा, प्लस a2 cos 5, इसके साथ गुणा होगा sin kx माइनस ओमेगा टी, sin kx माइनस ओमेगा टी इन दोनों में से कॉमन है। उसके बाद देखो ये जो a2 है जब इससे गुणा होगा तो इसको लिखूंगा मैं प्लस a2 sin 5, a2 sin 5 cos kx माइनस ओमेगा टी, a2 sin 5, a2 को sin 5 के साथ गुणा करके पहले लिख दिया, cos kx माइनस ओमेगा टी को बाद में लिख दिया। देखो ये समीकरण आगे बेटा आपके पास। अब इसमें आपको लेट करना है, पुट करना है, इसको और इसको कुछ मानना है, साइन के साथ cos की टर्म मान लेंगे और cos के साथ sin की टर्म मान लेंगे, तो वापस sin का फॉर्मूला बन जाएगा, वापस वैसी समीकरण आ जाएगी जो आपको चाहिए थी sin के रूप में। परिणामी तरंग की जो समीकरण है ना वो ऐसी होनी चाहिए कोई, ठीक है। तो sin के साथ cos की कोई टर्म मान लेंगे और cos के साथ sin की टर्म, तो माना a1 प्लस a2 cos 5 बराबर, मैंने मान लिया इसको r cos थीटा। समीकरण संख्या नेक्स्ट 3, इसको आपने 3 बोला। इसी प्रकार a2 sin 5 जो है उसको मान लिया r sin थीटा। और अब ये दोनों मान जो है r cos थीटा r sin थीटा वो इस समीकरण में रखो। उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर y का मान कितना आएगा, मैं पहले इसको लिख लेता हूं, sin
के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर इस a1 प्लस a2 cos फाई को मैं r cos थीटा लिखता हूं, r को पहले लिख दिया और cos थीटा इसके साथ गुणा करके प्लस ऐसे आगे करो, a2 sin फाई को आपने लिखा r sin थीटा, तो r को पहले लिख देते हैं और ये cos kx माइनस ओमेगा टी पहले लिख के cos kx माइनस ओमेगा टी और फिर उसके साथ sin थीटा गुणा करो। पूरी इक्वेशन में से r कॉमन है, sin kx माइनस ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos kx माइनस ओमेगा टी sin थीटा, ठीक है। तो y बराबर r कॉमन ले लिया, sin kx माइनस ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos kx माइनस ओमेगा टी sin थीटा, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, सूत्र बन गया sin a प्लस b। y बराबर समीकरण आगे परिणामी तरंग के विस्थापन की समीकरण आपके पास है बेटा, y बराबर r sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये परिणामी तरंग की विस्थापन की समीकरण आ गई। अब मुझे इसमें r और थीटा का मान ज्ञात करना है, समीकरण संख्या 5। समीकरण संख्या 5 में जो परिणामी तरंग की विस्थापन की समीकरण है उसमें अधिकतम आयाम का मान ज्ञात करना है कि इसका आयाम कितना होगा और थीटा जो कलांतर है वो कितना होगा, वो मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यही समीकरण काम में लेनी होगी, 3 और 4, अपना मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, सिंपल गणित थी। समीकरण 3 व 4 का वर्ग करने पर परिणामी तरंग का आयाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं परिणामी तरंग के आयाम की। जो परिणामी तरंग की विस्थापन है y, उसका अधिकतम आयाम, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है परिणामी तरंग, परिणामी तरंग का आयाम, तरंग का आयाम एम्पलीट्यूड, जिसको r से निर्देशित किया हुआ आपने, जिसको क्या माना गया है r। समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 का वर्ग कर जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर बाएं पक्ष का वर्ग कर लो, बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दाहिने पक्ष का वर्ग दाहिने पक्ष में जुड़ेगा, ठीक है। तो 3 का वर्ग करके जोड़ो, पहले हमें लिखूंगा इसको a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, r cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोल लो, a प्लस b के होल स्क्वायर से ये मान लिखा जाएगा बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर फाई बराबर इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये आंसर आ गया r स्क्वायर। ऐसे देखो a स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, सॉरी a2 स्क्वायर और ये a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1, तो आंसर आया आपके पास r स्क्वायर बराबर, इसको पहले लिख लेता हूं मैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब मुझे तो केवल r चाहिए तो वर्ग ले लूंगा दोनों तरफ, वर्गमूल। r का मान आया बेटा आपके पास अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र आ गया जो हमें काम में लेना है आगे जाके, समीकरण संख्या 6। ये क्या आ गया अपने पास, परिणामी तरंग का आयाम। अब मुझे कलांतर ज्ञात करना, कलाकोण ज्ञात करना या कलांतर की बात करें, परिणामी तरंग का जो आयाम है वो r हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब मुझे थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। थीटा क्या है, कलांतर, ठीक है ना। ये वाला जो मान है वो ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, 4 में 3 का भाग देना है, tan थीटा आ जाएगा, फिर tan को इधर ले आएंगे,
तो अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में अपने को क्या निकालना है? कलांतर। कलांतर थीटा का मान ज्ञात करना है। समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, समीकरण 4 भाग समीकरण 3, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग दाहिने पक्ष में, मैं उल्टा करके देता हूं। मैं पहले दाहिने पक्ष को लिख लेता हूं, r sin थीटा बटा r cos थीटा, r sin थीटा बटा r cos थीटा बराबर a2 sin phi, a2 sin phi बटा a1 प्लस a2 cos phi। r से r कैंसिल हो गया, sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर ये मान, थीटा बराबर tan इनवर्स, अपन मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो। देखो ध्यान से, इसको आगे हल करेंगे तो मान आ जाएगा अपना tan थीटा बराबर a2 sin phi, a2 sin phi बटा a1 प्लस a2 cos phi, a1 प्लस a2 cos phi। तो थीटा कितना हो गया बेटा? tan इनवर्स a2 sin phi बटा a1 प्लस a2 cos phi। ये कलांतर आ गया परिणामी तरंग के लिए। समीकरण संख्या 7। अब हम बात करेंगे तीव्रता की, परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आपने क्या ज्ञात कर लिया अभी तक? आयाम और कलांतर। अब हम बात करेंगे परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी। अध्यारोपण के बाद जो परिणामी तरंग की समीकरण हमने लिखी, y बराबर r sin kx माइनस ओमेगा t प्लस थीटा, उसमें r का मान हमने ज्ञात कर लिया, यह है परिणामी तरंग का आयाम, और कलांतर हमने ज्ञात कर लिया, इतना है। अब परिणामी तरंग की तीव्रता, तीसरा पॉइंट होगा अपना परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता, किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। परिणामी तरंग की तीव्रता, तो आपको याद रखना है एक स्टेटमेंट, किसी भी 11वीं क्लास में सीखा था हमने, जब हमने तरंग गति वाला चैप्टर शुरू किया था 9th चैप्टर, तो स्टार्टिंग में ये सूत्र हमने डेराइव किया था, r समानुपाती a स्क्वायर, सॉरी I समानुपाती a स्क्वायर। किसी भी तरंग का तरंग की तीव्रता जो है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात जो तीव्रता है वो आयाम पर निर्भर करती है। किसी भी तरंग की तीव्रता, जिसको कैपिटल I से निर्देशित करते हैं, किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। किसी भी तरंग की तीव्रता I उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। देखो प्रथम तरंग की बात करें, प्रथम तरंग के लिए जो हमने अध्यारोपित की थी, उसमें प्रथम तरंग के लिए अगर उसकी मैं तीव्रता I1 मान लूं, तीव्रता कितनी मान लूं? I1, उसका आयाम कितना था? A1, तो I1 समानुपाती A1 स्क्वायर, I1 समानुपाती A1 स्क्वायर पहली तरंग के लिए। तो I1 का मान समानुपाती चिन्ह हटा के मैं कॉन्स्टेंट ले लूं k A1 स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी तरंग के लिए, दूसरी तरंग के लिए तीव्रता हमने मान ली उसकी I2 समानुपाती उसके आयाम A2 के वर्ग के समानुपाती, अर्थात I2 बराबर k A2 स्क्वायर। अब बात करें परिणामी तरंग की। अब हम बात कर लेते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता, माना I है परिणामी तरंग, परिणामी तरंग के लिए, रिजल्टिंग वेव के लिए देखो ध्यान से क्या होगा। उसकी तीव्रता I लिखी आपने, परिणामी तरंग का आयाम कितना माना आपने? R,
तो I समानुपाती R स्क्वायर, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट K R स्क्वायर। इस वाली समीकरण में R स्क्वायर का मान लिख लो यहां से। समीकरण 6 से मान रखने पर, समीकरण 6 से मान रखने पर, समीकरण 6 से मान रखो तो I बराबर K R स्क्वायर, R स्क्वायर का मान है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब K को अंदर गुणा कर दो, ये जो K है वो अंदर गुणा हो जाएगा बेटा, तो I का मान आ जाएगा आपके पास K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 रूट K A1 रूट K A2 cos फाई। समझ में आ गया मैंने K को रूट K इंटू रूट K क्यों लिखा है, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि I1 I2 के रूप में लिखेंगे K A1 स्क्वायर I1 K A2 स्क्वायर I2। अगर मैं इसका वर्गमूल ले लूं दोनों तरफ तो रूट K A1 आपका रूट I1 रूट K A2 रूट I2, सारे मान याद रखो। तो I का मान आ गया आपके पास परिणामी तरंग की तीव्रता I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। ये परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। समीकरण संख्या 8, इसको समीकरण संख्या 8 ले लो। परिणामी तरंग की तीव्रता भी हमने ज्ञात कर ली। तो देखो पहले हमने अध्यारोपित करी दोनों तरंगे, अध्यारोपण के बाद दोनों तरंगों के परिणामी तरंग का जो विस्थापन था वो हमने ज्ञात किया। उसके बाद परिणामी जो तरंग आई थी y बराबर r sin kx - ओमेगा t प्लस थीटा, उसका आयाम ज्ञात किया, थीटा ज्ञात किया, कलांतर, और उसकी तीव्रता भी ज्ञात कर ली। जो परिणामी तरंग थी तीव्रता थी, इसका सूत्र आया I बराबर I1 + I2 + 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। I1 पहली तरंग की तीव्रता, I2 दूसरी तरंग की तीव्रता है, ठीक है, और फाई दोनों तरंगों के मध्य कलांतर था। अब बात करी थी हमने बेटा दो प्रकार के व्यतिकरण की, कि संपोषी व्यतिकरण में और विनाशी व्यतिकरण में क्या फर्क था, वो हमने चेक कर लिया था। जो संपोषी व्यतिकरण था उसमें हमने ऐसे सीखा था कि अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर जो है वो क्या था, समान कला में अध्यारोपित थी, तो कलांतर जो था वो पाई का समगुणज होगा। कलांतर जो है वो पाई का समगुणज होगा, ठीक है। और विनाशी व्यतिकरण में पाई का विषम गुणज होगा, या मैं बोलूंगा दोनों विपरीत कला में मिलेंगे, ठीक है। समान कला में मिलती है संपोषी व्यतिकरण, अर्थात कलांतर 2n पाई होगा। विपरीत कला में मिलती है अर्थात कलांतर 2n - 1 इंटू पाई होगा, 2n - 1 इंटू पाई, पाई का विषम गुणज, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए। जो परिणामी तरंग का है आयाम कितना होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी, ठीक है ना, और पथांतर कितना होगा, कलांतर पथांतर सबकी बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा इसी में कंसेप्ट है, इसी में पूरा नहीं हुआ अभी टॉपिक, ये बड़ा है थोड़ा सा डेरिवेशन। संपोषी व्यतिकरण के लिए दो प्रकार के व्यतिकरण की और बात कर लेते हैं, फिर हम आयाम वगैरह ज्ञात करेंगे। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण के लिए आयाम और तीव्रता निकालनी है। पहली कंडीशन हम बात कर रहे हैं संपोषी व्यतिकरण की। संपोषी व्यतिकरण के केस में दोनों अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर जो है वो पाई का समगुणज होना चाहिए, अर्थात 2n पाई होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर पाई का समगुणज, पाई का समगुणज होना चाहिए, अर्थात समान कला में होना चाहिए, समान कला में होनी चाहिए दोनों तरंगे। अर्थात जो कलांतर है फाई, उसका मान कितना होना चाहिए, 2n पाई। अगर फाई का मान 2n पाई है तो मुझे बताओ फाई बराबर cos 2n पाई, तो ये cos फाई की बात करें अपन, cos फाई बराबर 1 होगा प्लस का,
2n पाई, n का कुछ भी मान रखो, इंटीजर मान, 1 cos 2 पाई प्लस 1 cos 2 रखा, 4 पाई, 3 रखा, 6 पाई, 4 रखा, 8 पाई, 5 रखा, 10 पाई, सब प्लस होंगे। इस स्थिति में आयाम क्या होना चाहिए? आयाम का मान, परिणामी तरंग का जो आयाम है r, उसका सूत्र होगा समीकरण 4 से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की जगह क्या रख देंगे 1, अर्थात r बराबर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। r का मान कितना आया? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, मतलब जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा आयाम, देखो बढ़ता है, दोनों का जोड़ करके वर्ग करा। मान लो दोनों तरंगों का आयाम समान होता है, a होता है a प्लस a का होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 गुना बढ़ जाता है, अपना आयाम जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। अब मैं पूछूं तीव्रता, इसी स्थिति में समीकरण, ये तो हमने लिखा 4 से, समीकरण 4 से समीकरण 8 से तीव्रता बोलो, तीव्रता का मान बोलो कितना है? I बराबर I1 प्लस I2, यही 8 समीकरण, प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई की जगह 1, cos फाई का मान कितना हो गया इस स्थिति में 1, इसको मैं लिख सकता हूं रूट I1 का होल स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर, तो I बराबर मान आ गया आपके पास रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। आप इसको हल करके देखना, यही मान है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। मान लो देखो तीव्रता, इस स्थिति में तीव्रता भी बढ़ेगी, माना I1 बराबर I2, दोनों तरंगों का आयाम समान था, उसको मैंने I0 लिख लिया, तो I कितना होगा रूट I0 प्लस रूट I0 का होल स्क्वायर, 2 रूट I0 का होल स्क्वायर, मतलब I बराबर 4I0। तीव्रता 4 गुना बढ़ जाती है, आयाम भी तो 4 गुना हुआ था समान आयाम वाले केस में, ठीक है ना। अगर दोनों तरंगों का आयाम समान होता है तो परिणामी तरंग का आयाम 4 गुना बढ़ जाता है, ये देखो ये हमने प्रूव कर लिया। इसी प्रकार अगर हम विनाशी व्यतिकरण की बात करें, या पहले हम पथांतर की बात करें, संपोषी व्यतिकरण में अध्यारोपित तरंगों के मध्य, अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर पाई का समगुणज, सॉरी लैम्डा का समगुणज होता है, ठीक है ना, लैम्डा का समगुणज अर्थात n लैम्डा होता है। पथांतर लैम्डा का समगुणज, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल, लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है, समगुणज नहीं बोलते, पूर्ण गुणज होता है, अर्थात कितना होता है डेल्टा x बराबर n लैम्डा, डेल्टा x बराबर कितना होता है n लैम्डा, ये पथांतर होगा। संपोषी व्यतिकरण में पथांतर n लैम्डा होगा, पथांतर कितना होगा n लैम्डा, ठीक है ना। इस तरह से हम याद करेंगे। देखो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर आया कैसे ये, पथांतर और कलांतर के संबंध से आया है, ठीक है। आपको वैसे डायरेक्ट लिखना है, पथांतर और कलांतर के संबंध से आया है। आपने कलांतर ये पढ़ा था, कलांतर फाई बराबर k को लिखते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर डेल्टा x। अगर मैं फाई की जगह 2n पाई रखूं, फाई की जगह क्या रखूं 2n पाई, तो आंसर आएगा 2n पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा x। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, डेल्टा x का मान कितना आ गया n लैम्डा, यही होता है, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं पथांतर और कलांतर के संबंध से। अब हम बात करें बेटा विनाशी व्यतिकरण के केस में। विनाशी व्यतिकरण के लिए सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, अधिकतम जो आयाम है वो कैलकुलेट करना है। इस स्थिति में r जो है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, तीव्रता भी आपकी अधिकतम होती है, मैक्सिमम, ध्यान रखना। अब हम बात करें विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर
पाई का विषम गुणज होता है। कलांतर जो है वो पाई का विषम गुणज। विनाशी व्यतिकरण में या विनाशी व्यतिकरण के लिए अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज या पाई बाई 2 का विषम गुणज होता है। पाई बाई 2 का विषम गुणज, पाई बाई 2 का विषम गुणज होता है। अर्थात फाई बराबर 2n-1 इंटू पाई बाई 2। n का मान कुछ भी रखो, 0 रख 1 रखा, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0, 2 रखा 4-1 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 फिर से 0, 5 रखा 3 रखा 6-1 5 पाई बाई 2। इस तरह से आप सोल्व करोगे ना तो cos पाई की मान जो है n का मान 1 से स्टार्ट करना है, तो 2 into 1 minus 1 पाई, सॉरी पाई बाई 2 नहीं पाई ही होता है। cos पाई minus 1, 2 रखा 3 पाई, 3 रखा 5 पाई, 7 पाई। इस तरह से विषम गुणज जाएगा। तो पाई का विषम गुणज होता है 2n-1 into पाई, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे तो cos पाई कितना हो जाएगा -1। cos पाई -1 है तो मैं आपसे पूछूं, बताओ समीकरण 4 से r का मान, समीकरण 4 से r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की जगह क्या रख दूंगा -1, ये प्लस और माइनस गुणा होके माइनस, सूत्र बन गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, r बराबर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। देखो अंतर आ गया, आयाम घटा, r मिनिमम होगा। अगर दोनों का आयाम समान लेते हैं बेटा तो a1 माइनस a2 0 हो जाएगा, परिणामी तरंग का आयाम शून्य आएगा। बिल्कुल सत्य है। जो भी समीकरण इसको डालना चाहिए, जरूरत नहीं है समीकरण की। तीव्रता की बात करें समीकरण 8 से, समीकरण 8 से I बराबर रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 रूट I2 cos फाई की जगह -1 प्लस होना होगा -1, मतलब रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो I बराबर समीकरण आ गई रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये परिणामी तरंग की तीव्रता आएगी। इसका मतलब तीव्रता भी घटेगी। मान लो इन दोनों को मैं बराबर मान लेता हूं, I1 I2 बराबर I0, I1 बराबर I2 बराबर I0, तो रूट I1 माइनस रूट I0 का होल स्क्वायर। I मिनिमम कितना होगा 0, इस स्थिति में मान कितना है, न्यूनतम मान 0, ठीक है। अब हम बात करें पथांतर की। विनाशी व्यतिकरण में अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर लैम्ब्डा का विषम गुणज होता है या लैम्ब्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है, कुछ ऐसा लिखना है अपने को, ठीक है ना। n लैम्ब्डा नहीं होगा, लैम्ब्डा का विषम गुणज लिखेंगे। विनाशी व्यतिकरण में अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर, पथ का अंतर लैम्ब्डा का विषम गुणज होता है, लैम्ब्डा का विषम गुणज होता है। अर्थात डेल्टा x बराबर 2n-1 इंटू लैम्ब्डा, लैम्ब्डा बाई 2 का विषम गुणज, इसमें लैम्ब्डा बाई 2 लिखना है, 2n-1 इंटू लैम्ब्डा बाई 2। अपन चेक करके देखते हैं, इसको अपन चेक करके देखते हैं कि लैम्ब्डा बाई 2 का विषम गुणज कैसे है। इसी सूत्र से फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा के का मान इंटू पथांतर डेल्टा x। फाई का मान आपको ये रखना है 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा इंटू डेल्टा x। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2n-1 इंटू पाई, 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x का मान कितना आया, इस लैम्ब्डा को ऊपर ले जाओ, 2n-1 इंटू लैम्ब्डा अपॉन 2,
2n-1 अपॉन लैम्बडा, ये तो लैम्बडा बाई 2 का विषम गुणज हो गया ना, 2n-1 into लैम्बडा बाई 2, यही तो लाना था, सही लिखा है एकदम, 2n-1 into लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 का विषम गुणज होता है, ध्यान में रखना। विनाशी व्यतिकरण के केस में पदांतर लैम्बडा बाई 2 का विषम गुणज 2n-1 into लैम्बडा बाई 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने इसका गणितीय हल पूरा कर लिया, जिसमें आपने समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के केस में देखे। आपने देखा कि समपोषी वाले केस में आयाम होती होता है अधिकतम प्राप्त हुई, विनाशी वाले केस में न्यूनतम। तो जो हमें पर्दे पे हमें स्क्रीन पे जो स्पॉट्स दिखते हैं, फ्रिंज दिखती हैं, वो कुछ चमकीली होती है, वो समपोषी व्यतिकरण के केस में, कुछ डार्क होती है वो विनाशी व्यतिकरण के केस में। हमने कंप्लीट डिस्कस कर दिया, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।